हिंदी का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि सर्वनाम किसे कहते हैं, इसके भेदों का वर्णन करें। सर्वनाम किसे कहते हैं, इसके भेदों का वर्णन करें। हालांकि ये जो क्वेश्चन है आपका 10 नंबर का है और ऐसी पूरा जो आपका ऐसी पेपर वो 50 नंबर का हो रहता है। अगर आप सोच रहे हैं कि 50 नंबर अगर हम 20 नंबर ही ले आते हैं, 25 नंबर ले आते हैं और पास हो जाते हैं, तो क्या ही दिक्कत है। लेकिन इस तरह से नहीं होता है। अभी आप लोग को पता होगा कि सीजीपीए का टाइम चल रहा है, आपका एसजीपीए नहीं बल्कि सीजीपीए का भी टाइम चल रहा है। अगर आप सीजीपीए अच्छा नहीं करते हैं तो आप सेमेस्टर 7 में नहीं जा सकेंगे, ठीक है। सेमेस्टर 8 आप नहीं कर सकेंगे। ये जो आपका 4 साल का ग्रेजुएशन है वो आप नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या है, आपको अच्छे से तैयारी करना है, सारे क्वेश्चन के आंसर को देखना है, सारे विषयों को आपको अच्छे से मतलब गंभीरता से लेना है, ठीक है। तभी जाकर के आप अच्छे से पढ़ पाएंगे, एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकेंगे और आपका सीजीपीए बेहतर हो सकेगा। ये क्वेश्चन आपका 10 नंबर का है। अगर पूरा वीडियो को आप लोग देखते हैं तो 10 नंबर आपका कहीं जाने वाला नहीं है। बिल्कुल आसान भाषा में एकदम सरल तरीके से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। बस वीडियो को आपको अंत तक देखना है, ठीक है। वीडियो को अंत तक देखिए। अगर समझ में नहीं आता है तो दोबारा इस चैनल पर आपको आने का भी जरूरत नहीं है। पहले इस चीज को आप समझ लीजिए। समझते हैं आज का जो हमारा क्वेश्चन है एसी का, वो है सर्वनाम किसे कहते हैं, इसके भेदों का वर्णन करें। सर्वनाम हम लोग किसको कहते हैं। ये छठा सातवां का क्लास का क्वेश्चन है, लेकिन आपको ग्रेजुएशन स्तर पर इसको विस्तार में पढ़ना है, ठीक है। सर्वनाम किसको कहते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर आता है। जैसे हम लोग ये बात करें कि मोहन खेलता है, मोहन खेल रहा है, मोहन अच्छा लड़का है, और मोहन का अगर हम लोग उपयोग ना करके बोले कि मोहन अच्छा लड़का है, वह खेलता है, वह रोज स्कूल जाता है, तो मोहन के जगह पर जो वह हमने प्रयोग किया तो वह जो है वो सर्वनाम कहलाता है। जो संज्ञा के स्थान पर उपयोग हो उसी को सर्वनाम कहा जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल आसान भाषा में डिटेल में हम लोग समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपका जो और भी सब्जेक्ट है उसमें आप अच्छे से तैयारी कर सकें, क्योंकि सारा ही आपका जो सब्जेक्ट है उसका तैयारी इस चैनल पर कराया जाता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। पहले हम लोग सर्वनाम के अर्थ को समझेंगे। कहा जा रहा है कि सर्वनाम उस शब्द को कहते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होकर उसी का बोध कराए। सर्वनाम किसको कहते हैं, सर्वनाम उस शब्द को कहते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है और उसी का बोध कराता है, ठीक है। सरल शब्दों में कहे तो बार बार संज्ञा का प्रयोग ना करके उसके स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जहां पर हम लोग बार बार नाम का या फिर संज्ञा का प्रयोग कर रहे थे, उस चीज के जगह पर अगर हम लोग किसी प्रयुक्त शब्द को प्रयोग करते हैं तो उस शब्द को सर्वनाम कहा जाएगा। उदाहरण में आप समझ सकते हैं, यहाँ पर उदाहरण देख सकते हैं। जैसे कि एक उदाहरण है आपका कि मोहन एक छात्र है, मोहन एक परिश्रमी है, मोहन रोज स्कूल जाता है, मोहन रोज व्यायाम करता है, मोहन एक छात्र है, ठीक है। तो बार बार यहाँ पर मोहन 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 यूज हो रहा है। वहीं पर अगर आप यहाँ पर देखें, दूसरा उदाहरण है कि मोहन एक परिश्रमी है, वह रोज स्कूल जाता है, वह रोज व्यायाम करता है। तो ये अच्छा लगा सुनने में। और जो मोहन के स्थान पर वह उपयोग हो रहा है, जो वह का प्रयोग हम लोग करें शब्द का, तो मोहन का ही बात कर रहा है। जैसे हमने बोला कि मोहन एक परिश्रमी है, वहीं पर हमने बोला कि वह रोज स्कूल जाता है, तो आपको पता चल गया कि मोहन ही एक परिश्रमी है और वह रोज रोज स्कूल जाता है। वह क्या करता है, तो रोज व्यायाम करता है। तो जो मोहन के स्थान पर वह प्रयोग किए हमने, जो हमने वह का प्रयोग किया, वो क्या है, सर्वनाम हो गया आपका, ठीक है। इसी चीज के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। कहा जा रहा है कि सर्वनाम उस शब्द को कहते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होकर उसी का बोध कराए। सरल शब्दों में कहे तो बार बार संज्ञा का प्रयोग ना करके उसके स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अगर परिभाषा का हम लोग बात करें, दूसरे तरीके से अगर परिभाषा को लिखना चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं कि सर्वनाम वह शब्द है जिसे भाषा में पुनरुक्ति, मतलब जो बार बार दोहराने वाले शब्द हैं, उससे बचने के लिए किया जाता है। तो बार बार जो आने वाले शब्द उससे बचने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि अभी आप उदाहरण में हम समझाए, ठीक है। इसी चीज को और अगले तरीके से हम लोग लिख सकते हैं कि सर्वनाम वह शब्द है जिसे संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। एक आसान सा परिभाषा, सर्वनाम क्या है, तो जिसे संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। एक उदाहरण आपने समझा कि मोहन एक छात्र है, मोहन एक परिश्रमी है, मोहन रोज स्कूल जाता है, मोहन रोज व्यायाम करता है। तो रोज बार बार जो यहाँ पर मोहन मोहन यूज हो रहा है, इसके जगह पर हम लोग वह का उपयोग करते हैं तो उससे भी वही वही बात पता चल रहा है, वही वाक्य हो रहा है, वही मीनिंग निकल रहा है कि मोहन परिश्रमी है, वह रोज स्कूल जाता है, वह रोज व्यायाम करता है, ठीक है। तो वही सेम बात, वही सेम मीनिंग आ रहा है। तो उस जगह पर जो वह हमने प्रयोग किया वही सर्वनाम कहलाता है। लिखा है कि यहाँ पर वह शब्द मोहन के स्थान पर आया है। यहाँ पर जो वह शब्द है वो मोहन के स्थान पर आया है और वाक्य देखने व पढ़ने में पहले से अच्छा भी लग रहा है, इसलिए यह सर्वनाम है। क्योंकि ये जो वह शब्द है वो मोहन के स्थान पर आया है, इसलिए ये जो वह है वो सर्वनाम कहलाएगा, ठीक है। उदाहरण तीसरा जो उदाहरण आप समझ सकते हैं, किरण एक सुंदर लड़की। किरण क्या है, तो एक सुंदर लड़की है। वहीं पर अगर ये बात कहें कि वह होशियार है, किरण एक सुंदर लड़की और उसके साथ साथ क्या है, तो वह होशियार भी है। तो हम लोग को पता चल रहा है कि किरण के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। किरण एक सुंदर लड़की भी है और साथ में वह होशियार भी है। तो किरण के जगह पर जो हम लोग वह शब्द का प्रयोग किए वही सर्वनाम होता है। आगे हम लोग देख लेते हैं सर्वनाम के भेद, ठीक है। सर्वनाम के भेद
तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं व्याकरण के अनुसार। हिंदी व्याकरण के अनुसार सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कई सारे टीचर्स आपको 8 बता सकते हैं, 7 बता सकते हैं, ठीक है। तो सर्वनाम के जो अगर मुख्यतः बात करें हिंदी व्याकरण के अनुसार तो इसके 6 भेद होते हैं, ठीक है। 6 आपको पढ़ना भी है। पहला जो आपका भेद है वो है पुरुषवाचक सर्वनाम। हालांकि पुरुषवाचक सर्वनाम के भी कई उपभेद होते हैं, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। सर्वनाम का दूसरा जो भेद है वो निजवाचक सर्वनाम। तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा है संबंधवाचक सर्वनाम। आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। अगर सिर्फ इसको लिख दीजिएगा तभी आपका 5 नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो 6 भेद हो गए आपके, और 6 भेदों को यहां पर हम लोग समझेंगे डिटेल में। पहला जो आपका सर्वनाम का भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम मतलब जिसको बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन जिस सर्वनाम से वक्ता, श्रोता या किसी अन्य व्यक्ति का बोध हो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे किसी वक्ता के बारे में, जो बोल रहा है उसके बारे में, या फिर जो सुन रहा है उसके बारे में, या फिर किसी व्यक्ति का बोध हो, उसी को पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम के कई सारे भेद होते हैं, इसके कई सारे उपभेद होते हैं, तो उस चीज को हम लोग समझेंगे, ठीक है। 3 उपभेद होते हैं, तीनों को हम लोग समझेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम का जो पहला उपभेद होता है वह होता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष मतलब बोलने वाला, जिसके बारे में मतलब बोल सकते हैं फर्स्ट पर्सन, ठीक है। उत्तम पुरुष का मतलब क्या है? फर्स्ट पर्सन, जिससे बोलने वाले का बोध हो। जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं तो हम क्या हो गए? फर्स्ट पर्सन उत्तम पुरुष। इसके अंतर्गत मैं या फिर हम आता है। इसके अंतर्गत क्या आता है? चाहे तो हम आएंगे या फिर मैं आएगा, ठीक है। 2 शब्द इसके अंतर्गत आते हैं उत्तम पुरुष के अंतर्गत। जैसे अगर उदाहरण में आप समझ सकते हैं, उदाहरण में इस तरह से लिख सकते हैं कि हम कहते हैं कि आप सब अच्छे से तैयारी कीजिए, तो हम आपको बोल रहे हैं, मतलब कौन बोल रहा है? हम बोल रहे हैं, ठीक है। हम वक्ता हो गए। और यही चीज को यहां पर भी कहा गया था, इसी चीज को यहां पर कहा गया था कि जिस सर्वनाम से वक्ता का, श्रोता या फिर किसी अन्य व्यक्ति का बोध हो, जिससे वक्ता के बारे में बोध हो, हम आपको बोल रहे थे तो वक्ता के बारे में बोध हुआ, तो इसको बोलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। और यहां पर आपने समझा उत्तम पुरुष के बारे में, तो उत्तम पुरुष में यह कहा गया जिससे बोलने वाला का बोध हो। तो हम आपको बोल रहे थे, इसका मतलब हम हो गए उत्तम पुरुष, ठीक है। तो हम क्या हो गए? उत्तम पुरुष, ठीक है। यहां पर देखेंगे आप मध्यम पुरुष, तो जिसके जो सुनने वाला है। मध्यम पुरुष क्या होगा? जो सुनने वाला है, मिडिल पर्सन, या फिर बोल सकते हैं सेकंड पर्सन, जिससे सुनने वाले का बोध हो, जिससे सुनने वाले का बोध हो। हम अगर आपको कहे, हम आपसे कहे थे कि वो लड़का बीमार नहीं है, तो आप सुन रहे, हम बोल रहे, हम हो गए उत्तम पुरुष। और आप जिससे हम बात कर रहे, आपसे हम बात कर रहे, तो आप हो गए मध्यम पुरुष, ठीक है। क्या मध्यम पुरुष में क्या कहा जा रहा है? कि जिससे सुनने वाले का बोध हो, जिससे सुनने वाले का बोध हो। जैसे हम आपको बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो आप हो गए मध्यम पुरुष। उदाहरण आप समझ सकते हैं, कहा जा रहा है कि मैंने आपसे या फिर तुमसे या फिर तुमको कहा था कि वह बीमार नहीं है। इसमें कौन कौन से शब्द आता है? तो आपसे आ सकता है, तुम आ सकता है, तुमसे आ सकता है, तुमको आ सकता है, ठीक है। मतलब सेकंड पर्सन का जहां पर हम लोग बात करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग मध्यम पुरुष। और तीसरा जो है गा नंबर पर, वो है अन्य पुरुष, जो थर्ड पर्सन हो गया, ठीक है, जो थर्ड पर्सन हो गया, जिससे बोलने या सुनने वाले के अतिरिक्त किसी तीसरे व्यक्ति का बोध हो। जिससे बोलने या फिर तीसरे जो सुनने वाला व्यक्ति, उसके अलावा किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो उसको बोलते हैं अन्य पुरुष, ठीक है। इसके अंतर्गत वाह, वे, यह, ये आते हैं। ये सारे चीज इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे एक उदाहरण, आप एक संपूर्ण उदाहरण आप ले सकते हैं। कहा जा रहा है कि मैंने उसको बताया था कि वह पढ़ने में बहुत तेज है। मैंने उसको बताया था, जैसे कि मैंने हो गया, मैंने मतलब हम, उत्तम पुरुष, हम बात कर रहे तो उत्तम पुरुष हो गया। आपको सेकंड पुरुष, मतलब आप मध्यम हो गए, ठीक है। मैंने आपको, यहां पर उत्तम और आपको मध्यम मिल गया। बताया था कि वह, जो थर्ड पर्सन के बारे में लोग बात करें, कि वो लड़का जिसके बारे में लोग बात करें, ठीक है, तो वो हो गया अन्य पुरुष, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि मैंने आपको बताया था कि वह पढ़ने में बहुत तेज है, तो अन्य पुरुष इसी को कहते हैं। जो वह आया, ये हो गया आपका अन्य पुरुष। जो मैंने था, वो हो गया आपका प्रथम पुरुष या फिर उत्तम पुरुष। और जो आपको है, वो हो गया आपका द्वितीय पुरुष, या फिर कह सकते हैं इसको मध्यम पुरुष, ठीक है। समझ में आया? अब तीनों भेदों का संपूर्ण उदाहरण एक हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि कहा जाएगा कि मैंने आपको कहा था कि वह रोज स्कूल जाता है, तो यहां पर जो मैंने है वो आपका हो जाएगा उत्तम पुरुष, क्योंकि वो बोल रहा है, ठीक है। आपको हो जाएगा मध्यम पुरुष, क्योंकि वो आपके पास बोल रहा है, आपको बता रहा है। और क्योंकि वो कह रहा है कि वह रोज स्कूल जाता है, तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है, इसलिए वो अन्य पुरुष हो जाएगा, ठीक है। तो संपूर्ण उदाहरण आपने समझ लिया, तीनों चीजों को आपने समझ लिया। अब दूसरा जो इसका भेद है, सर्वनाम का जो दूसरा भेद है निजवाचक सर्वनाम, उसको हम लोग समझेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? यहां पर आप देख सकते हैं, पहले आपने समझा पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? जहां पर वक्ता, श्रोता या फिर किसी अन्य व्यक्ति का बोध हो, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब पुरुषवाचक सर्वनाम में तीन उपभेद होते हैं इसके। एक हो गया उत्तम पुरुष, जहां पर जो बोलने वाला व्यक्ति होता है उसका बोध होता है। दूसरा हो गया मध्यम पुरुष, जो सुनता है
वो हो गया मध्यम पुरुष, और तीसरा हो गया जो अन्य पुरुष है वो हो गया जिसके बारे में थर्ड पर्सन, जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं। दो व्यक्ति मिलकर के जब किसी तीसरे के बारे में बात करते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग अन्य पुरुष। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम का यह दूसरा भेद हो गया। कहा जा रहा है कि जिस सर्वनाम से स्वयं या अपने आप का बोध हो, जिस सर्वनाम से स्वयं या फिर अपने आप का बोध हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके अंतर्गत आप, स्वयं, खुद, स्वतः आदि आते हैं। जैसे अगर हम कहें कि उदाहरण में आप देख सकते हैं कि अगर हम कहें मैं स्वतः चला जाऊंगा तो ये क्या हो गया, निजवाचक सर्वनाम हो गया। मैं खुद के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है, जैसे मैं खुद ही चला जाऊंगा, हम अपने ही बारे में बात कर रहे हैं। दूसरा उदाहरण आप समझ सकते हैं, वह स्वयं कर लेगा, वो जो व्यक्ति वो खुद ही कर लेगा, ठीक है, तो वो भी अपने अपने आप के बारे में बात कर रहा है। जहां पर खुद के बारे में बात हो, स्वयं अपने आप के बारे में बात हो, स्वयं अपने आप का बोध कराए, उसको हम लोग बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। मैं खुद ही स्कूल चला जाऊंगा, आपको छोड़ने का जरूरत नहीं, मैं खुद ही स्कूल चला जाऊंगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, निजवाचक सर्वनाम हो गया आपका। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं इसका जो तीसरा भेद है वो है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति या फिर वस्तु की ओर संकेत करे उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो किसी निश्चित मतलब पर्टिकुलर मतलब खास व्यक्ति या फिर वस्तु के ओर संकेत करे उसको निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। नाम से आपको पता चल रहा है कि निश्चय उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, उदाहरण आप देख सकते हैं, और इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, तो या फिर वह आता है। जैसे कि यह कुर्सी जिसपे हम आपको बता रहे हैं, या फिर यह फोन जिससे हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग निश्चयवाचक का बात कर रहे हैं कि यह जो पुस्तक है यह मेरा है, ये जो मोबाइल है ये मेरा है। ठीक है, तो उदाहरण आप समझ सकते हैं कि यह पुस्तक मेरी है। तो यहाँ पर जो यह है ये निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में बात कर रहा है। ये जो यह हो गया ये आपका निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। यहीं पर आप देख सकते हैं दूसरा उदाहरण में, वह कलम तुम्हारा है। वह कलम, दो ही चीज होता है, या फिर यह या फिर वह, मतलब जो करीब है उसको यह बोलेंगे, जो दूर है उसको वह बोलेंगे। ठीक है, तो जो यह है यहां पर जो यह शब्द का प्रयोग किया गया वो निश्चयवाचक सर्वनाम, मतलब ये जो मोबाइल है वो मेरा है, यह जो कलम है वो तुम्हारा है, वह जो मोबाइल है वो तुम्हारा है। ठीक है, तो जहां पर हम लोग यह या फिर वह का बात कर रहे हैं या फिर निश्चित चीज के बारे में बात कर रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, यह मेरी मोबाइल है, थोड़ा सा मिस्टेक, यह मेरा मोबाइल है। ठीक है, तो निश्चयवाचक के बारे में, निश्चित चीज के बारे में हम लोग बात करें, यहाँ पर किसी निश्चित व्यक्ति या फिर वस्तु की ओर संकेत करें हम लोग, उसी को तो निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, ये जो यह है इस चीज को हम लोग आगे एक और चीज में समझेंगे। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो आपको देखना है लास्ट तक, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो इसको हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। चौथा जो इसका भेद है सर्वनाम का वो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से किसी अनिश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे किसी अनिश्चित व्यक्ति या फिर वस्तु का बोध हो उसे अनिश्चित वाचक सर्वनाम कहेंगे। ठीक है, इसके अंतर्गत कोई कुछ आते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, तो कोई या फिर कुछ आता है जो अनिश्चित होता है। अनिश्चित व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण आप समझ सकते हैं कि आपके घर कोई आया है, कोई मतलब अगर ये कहा जाए कि आपके घर मामा आए हैं तो पता चल जा रहा है कि मामा आया है। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि आपके घर कोई आया है तो पता चल रहा है कि कौन सा व्यक्ति है, कोई तो कोई भी हो सकता है, तो अनिश्चित है। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम इसी को कहा जाता है। जैसे कहेंगे कि कुछ दे दीजिए, अगर हम लोग पापा से पैसे मांगेंगे 2000 दीजिए, वो बोलेंगे 2000 नहीं है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, कुछ तो दे दीजिए। तो हम लोग निश्चित किए क्या कि हमको 1000, अगर 2000 नहीं आपके पास तो 1800 दे दीजिए, 1900 दे दीजिए, निश्चित तो नहीं किए, तो बोलेंगे कुछ तो दे दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो कुछ है इसको बोलेंगे अनिश्चित सर्वनाम, अनिश्चितवाचक सर्वनाम। कुछ काम करो, फिक्स कोई काम का बात कर रहा है क्या, जैसे हम बोलेंगे कि झाड़ू लगा दो, कोई घर का लेडीज या फिर कोई भी, या फिर कहे कि गाना गा दो, तो पता चल रहा है कि गाना गाने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन हम बोलेंगे कुछ काम कर दो तो उसको पता चलेगा क्या बात कर रहे हैं। तो जो अनिश्चित चीजों के बारे में बात करें, जो अनिश्चित व्यक्ति के बारे में बात करें, जो अनिश्चित काम के बारे में बात करें, जो अनिश्चित वस्तु के बारे में बात करें, उसको बोलते हैं अनिश्चित सर्वनाम। ठीक है, अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहा जाएगा। आगे देख लेते हैं इसका जो पांचवा भेद है वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, कहा जा रहा है कि जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाए, जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाए उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिसको प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसी को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। नाम से सब कुछ पता चल जाता है। इसके अंतर्गत कौन, क्या, किसने, किसे आता है, ये सारे जो शब्द हैं, कौन, क्या, किसे, किसने, ये सारे शब्द आते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। जैसे उदाहरण आप समझ सकते हैं कि देखो तो कौन आया है, देखो तो कौन आया, जहां पर हम लोग प्रश्न करते हैं, क्यूरियोसिटी, ठीक है, जिज्ञासा जिसको बोल सकते हैं। देखो तो कौन आया है, तो हम लोग जानते भी नहीं है, प्रश्न कर रहे हैं कि देखो एक बार जाकर के देखो कौन आया है। या फिर कहा कि आपने क्या खाया है, आपने क्या खाया है, प्रश्न हो रहा है कि आप खाए तो है लेकिन क्या खाया है, तो प्रश्न हो रहा है। कौन से यूट्यूब चैनल से पढ़ते हो,
तो आपसे पूछा जा रहा है कि आप कौन से यूट्यूब चैनल से पढ़ते हो, आप लोग कमेंट करके हमको बता दीजिएगा कौन से यूट्यूब को आप लोग देखते हैं, ठीक है। इस यूट्यूब चैनल में आपको सब कुछ मिल जाता है, तो आप यहीं पर देखिए, या फिर जिस जहां पर आपको ज्यादा समझ में आता है वहां पर जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। इसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि आप कौन से यूट्यूब चैनल को देखते हैं। तो प्रश्न के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसको प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाएगा। छठा हमारा हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। संबंधवाचक सर्वनाम जहां पर संबंध का पता चलेगा। कहा जा रहा है कि जो सर्वनाम दो वाक्यों के बीच संबंध स्थापित करे उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। कहा जा रहा है कि जो भी सर्वनाम दो वाक्यों के बीच के संबंध को स्थापित करेगा उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या आता है, तो जो आता है, सो, वह, जिसे, जिसका और भी शब्द इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या है, तो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। ये सब जो है संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। उदाहरण में आप देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि जो मेहनत करता है वही सफल होता है। तो संबंध को बता रहा है कि जो मेहनत करेगा वही सफल होगा, संबंध को बता रहा है, ठीक है। जो क्या हो गया, तो संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। वहीं पर जो वही है क्या हो गया, तो संबंधवाचक सर्वनाम हो गया, संबंध को बता रहा है। उसी तरह दूसरा उदाहरण आप देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि जो जागत है सो पावत है। संबंध बता रहा है कि जो जागेगा वही पाएगा, जो सो जाएगा वो खो जाएगा, ठीक है। जो क्या हो गया, तो आपका संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। सो क्या हो गया, आपका संबंधवाचक सर्वनाम हो गया, जो शब्दों को जोड़ रहा है, जो वाक्यों को, दो वाक्यों को जोड़ रहा है, ठीक है। तीसरा उदाहरण में आप समझ सकते हैं, कहा जा रहा है कि जिसको चाहे उसको दे, जिसको चाहे उसको दे, मतलब जो वाक्यों को जो जोड़ता है उसी को संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। चौथा जो इसमें उदाहरण दिया है, जो चाहो वो करो, जो चाहो वो करो, मतलब एक संबंध को बता रहा है कि आप जो चाहे वो कर सकते हैं, ठीक है। तो संबंध को जो बताता है, जो संबंध को दर्शाता है, जो संबंध स्थापित करता है, उसी को संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका ये हो जाता है। तो इस तरह से आपने छह भेद होते हैं सर्वनाम के, छह भेदों को आपने समझा, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आसान भाषा में सब कुछ बताया गया है। दोस्तों अगर चैनल पर आप लोग नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में फिर से आपको बता दे रहे हैं कि चैनल का नाम बहुत ही जल्द चेंज करने वाले हैं हम, क्योंकि कुछ कारण आ गया है जिसके कारण चैनल का जो नाम है वो बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही में अपने दोस्तों को इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि 10 नंबर के भागी वो भी बने और 50 नंबर का जो आपका एसी पेपर होने वाला है उसमें भी वो अच्छा स्कोर कर सके, और आपका सीजीपीए वो आप अच्छा कर सकें, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।